माय नेम इज अभय। आज की इस वीडियो में हम लोग अपना मोंगोडीबी के बारे में जानेंगे कि ये हमारा क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग को सिस्टम में मोंगोडीबी इंस्टॉल करना है तो वो हम लोग कैसे करेंगे। ओके, आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, पिछली वीडियो हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर बैकएंड के बारे में बताया था, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग वही बैकएंड का यूज करके हम लोग देखेंगे कि अगर हमको यहाँ पर डेटाबेस एज अ मोंगोडीबी यूज करना है तो वो हम लोग अपना बैकएंड में कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमारा यहाँ पर मोंगोडीबी क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर मोंगोडीबी से बात करने से पहले हम लोग को थोड़ा बेसिक जानना होगा। सबसे पहले जानेंगे कि हमारे यहाँ पर डेटाबेस क्या होता है। तो डेटाबेस में अगर सिंपल टर्म्स में कहूँ तो बेसिकली हमारा एक बहुत बड़ा सा कंटेनर होता है जिसमें हम लोग अपना बहुत सारा डेटा रख सकते हैं। डेटा की बात करें तो यहाँ पर एम्प्लॉय डिटेल्स हो गई या तो फिर आपकी डिटेल्स होंगी, फॉर एग्जांपल आपका नेम, आपका फोन नंबर, आपका जेंडर। तो अगर मुझे अपना ये सारा डेटा अपना सेव करना है तो यहाँ पर हम लोग अपना डेटाबेस का यूज करते हैं। ओके, इसका मेजर एडवांटेज क्या है कि अगर मैं यहाँ पर दुनिया के किसी भी कोने में हूँ और अगर मुझे अपना डेटा एक्सेस करना है अपना डेटाबेस से तो मैं इजिली एक्सेस कर सकता हूँ। ओके, मतलब यहाँ पर हम लोग अपना इजिली अपना डेटाबेस में कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हैं और साथ ही साथ हम लोग अपना डेटाबेस से अपना कोई भी डेटा रिट्रीव भी इजिली कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर यहाँ पर डेटाबेस के टाइप्स की बात करूँ तो यहाँ पर हमारे डेटाबेस दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हमारा एसक्यूएल डेटाबेस होता है और दूसरा हमारा पर नो एसक्यूएल डेटाबेस होता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपने यहाँ पर एसक्यूएल डेटाबेस देखते हैं कि क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन में डेफिनेशन देख सकते हैं, एसक्यूएल डेटाबेस क्या होता है कि इसको हम लोग अपना रिलेशनल डेटाबेस भी कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है। तो ये डेटाबेस क्या होता है कि इसमें हम लोग अपना डेटा स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं कि अगर मुझे यहाँ पर अपना बुक स्टोर करनी है तो यहाँ पर मैं अपना बुक्स का एक टेबल बनाऊंगा, ठीक है। और फिर अगर मैं टेबल बनाऊंगा तो यहाँ पर मैं अपना डेटा जो स्टोर करूंगा वो इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम स्टोर करूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बुक्स टेबल में मैंने यहाँ पर एक बुक आईडी बनाई है, बुक नेम बनाया है एंड देन प्राइस बनाया है, ठीक है। और यहाँ पर रोज एंड कॉलम्स के बेसिस में यहाँ पर मैंने अपना डेटा स्पेसिफाई कर दिया है। ओके, जहाँ पर हम लोग अपना अलग अलग डेटा के लिए अलग अलग टेबल्स बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मुझे बुक्स का डेटा रखना था तो यहाँ पर बुक्स का टेबल बनाया है, और अगर मुझे यहाँ पर अपने यूजर्स का डेटा रखना था तो यहाँ पर मैंने यूजर का टेबल बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर टेबल की बात करें तो ये चीज हमारे यहाँ पर कॉलम्स होती हैं। ओके, कॉलम्स। और अगर यहाँ पर इन सब की बात करें तो ये हमारे यहाँ पर होती हैं रोज, ठीक है। तो मतलब जो हमारा टेबल बना होता है वो हमारे यहाँ पर कॉलम एंड रोज के बेस में बना होता है, ठीक है। और इसमें जो हमारी रोज होती है, जैसे कि यहाँ पर अगर रोज की बात करें तो ये बेसिकली अगर हम लोग अपने एसक्यूएल में बात करते हैं तो ये होती है हमारी रिकॉर्ड्स। मतलब यहाँ पर अगर बुक्स टेबल की बात करूं तो यहाँ पर आप जितनी भी रोज देख पा रहे हैं वो हमारी यहाँ पर रिकॉर्ड्स है। जैसे कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि हमारी बुक्स के टेबल में 3 रिकॉर्ड्स है, पहला रिकॉर्ड, दूसरा रिकॉर्ड एंड ये हमारा तीसरा रिकॉर्ड, ठीक है। और अगर यहाँ पर रिकॉर्ड्स की अगर कॉलम की बात करें, जैसे कि ये बुक आईडी, बुक नेम, बुक प्राइस, तो ये हमारे यहाँ पर होती है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो यहां पर अगर पहले रिकॉर्ड के अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज हमारी कौन कौन सी हो जाएंगी, प्रॉपर्टीज हमारी हो जाएंगी बुक आईडी, बुक नेम और बुक प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पर रिकॉर्ड्स एंड प्रॉपर्टीज के बेसिस में हम लोग अपना यहाँ पर टेबल में डेटा स्टोर करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि हमारा यहाँ पर NoSQL डेटाबेस क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ पर आप NoSQL डेटाबेस पर देख पा रहे हैं, इसका जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है वो हमारा SQL डेटाबेस से एकदम अलग होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग डेटा स्टोर करते हैं वो हम लोग स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कलेक्शन एंड डॉक्यूमेंट्स में। ओके, जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल तौर पे मैंने यहाँ पर एक यूजर का कलेक्शन बनाया है और यहाँ पर मैंने ऑथर्स का कलेक्शन बनाया है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे ईच कलेक्शंस होते हैं उसमें हमारे यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट डेटा स्टोर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एसक्यूएल की बात करें तो एसक्यूएल में हम लोग क्या कर रहे थे, एसक्यूएल में हम लोग अपना टेबल बना रहे थे और टेबल के बेसिस में हम लोग अपना डेटा स्टोर करते थे। लेकिन यहाँ पर NoSQL में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर हम लोग अपने यूजर्स में कलेक्शंस बनाते हैं और कलेक्शन के बेस में हम लोग यहाँ पर अपना डिफरेंट डिफरेंट डेटा स्टोर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मुझे यूजर्स का डेटा स्टोर करना है तो यहाँ पर मैं एक यूजर कलेक्शन बनाऊंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर अपना यूजर्स का डेटा स्टोर कर दूंगा, ठीक है। और सेम टू सेम अगर मुझे ऑथर्स का डेटा स्टोर करना है तो यहाँ पर ऑथर्स कलेक्शन बनाऊंगा और उसके बाद मैं अपना ऑथर कलेक्शन में डेटा स्टोर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्पेसिफाई कर दे रहा कि ये होते हैं कलेक्शंस। अब यहाँ पर अगर कलेक्शंस के अंदर की बात करें तो यहाँ पर आप जितने भी ये फाइल्स देख पा रहे हैं ये होते हैं हमारे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं डॉक्यूमेंट्स। मतलब
डॉक्यूमेंट्स। मतलब इसका क्या हुआ कि यहाँ पर हमारे पास कलेक्शन है और उस कलेक्शन में हमारे पास मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। मतलब यहाँ पर हम लोग जितना चाहें उतने हम लोग अपना डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। ओके, और डॉक्यूमेंट के साथ हम लोग अपना डिफरेंट डिफरेंट कलेक्शंस भी इजीली अपना NoSQL में क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि एसक्यूएल में हम लोग अपना टेबल का यूज करते हैं और यहाँ पर हम लोग अपना कलेक्शन का यूज करते हैं। और कलेक्शन के अंदर क्या होता है, कलेक्शन के अंदर हम लोग अपना डॉक्यूमेंट्स अपना स्टोर करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम लोग अपना डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पर डेटा की बात करें तो डेटा हमारा इन द फॉर्म ऑफ जेसन ऑब्जेक्ट स्टोर होता है। मतलब यहाँ पर हम लोग अपना जो डेटा होगा वो हमारे यहाँ पर की वैल्यू के बेस में हम लोग यहाँ पर अपना स्टोर करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे मैंने यहाँ पर डायग्राम में प्रॉपर्ली समझाया है कि मैंने क्या किया है कि यहाँ पर मैंने एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट बताया है कि ये डॉक्यूमेंट हमारा जो डेटा होगा वो हमारा इन द फॉर्म ऑफ हमारा यहाँ पर जेसन ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि अगर आपको यहाँ पर जेसन ऑब्जेक्ट पता होगा कि जेसन ऑब्जेक्ट में हम लोग जो डेटा स्टोर करते हैं वो हम लोग यहाँ पर की वैल्यू पेयर के बेसिस में स्टोर करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये रहा हमारा की और उसके बाद यहाँ पर मैंने इस की वैल्यू लिख दी। ठीक है, और ऐसे करते करते हमारा यहाँ पर जो डेटा था वो हम लोगों ने यहाँ पर अपना की वैल्यू की बेसिस में यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई कर दिया। ओके, तो यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट है ये डॉक्यूमेंट बेसिकली हमारा स्पेसिफिक बुक कलेक्शन का है। मतलब यहाँ पर मैंने क्या किया है कि यहाँ पर मैंने बुक कलेक्शन का एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट में हम लोग डेटा देख रहे हैं कि ये डेटा हमारा यहाँ पर जेसन ऑब्जेक्ट की बेसिस में स्टोर है। ओके, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा MongoDB क्या होता है। तो MongoDB हमारा सिंपली ऐसा डेटाबेस होता है जो हमारा यहाँ पर NoSQL डेटाबेस को फॉलो करता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं MongoDB is a NoSQL database that falls under the category of document oriented database। अब हमारा यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस क्या हो गया, डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस हमारे ऐसा डेटाबेस होते हैं जो हमारे यहाँ पर डेटा स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि यहाँ पर आपने NoSQL देखा था कि NoSQL में हम लोग यहाँ पर जो भी डेटा स्टोर कर रहे थे वो हम लोग डॉक्यूमेंट के फॉर्म में स्टोर कर रहे थे, और यही चीज हमारे यहाँ पर MongoDB फॉलो करता है कि यहाँ पर जो भी डेटा हम लोग सेव करेंगे वो हम लोग डॉक्यूमेंट के फॉर्म में अपना स्टोर करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर इसके सेकंड पॉइंट की बात करें तो इसमें मैंने बताया है कि यहाँ पर जो हम लोग अपना MongoDB को डेटा स्टोर करते हैं उसमें जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि अगर मुझे अपना डेटा को ऐड करना है, रिट्रीव करना है और या तो फिर मुझे अपना डेटा को अपडेट करना है, तो ये सारे ऑपरेशंस काफी आसान है क्योंकि ये हमारे यहाँ पर NoSQL डेटाबेस को फॉलो करता है। ओके, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग को सिस्टम में MongoDB इंस्टॉल करना है तो वो हम लोग कैसे करेंगे। तो अगर आपको यहाँ पर MongoDB इंस्टॉल करना है तो सिंपली हम लोग यहाँ पर क्रोम में जाएंगे और क्रोम में हम लोग लिख देंगे MongoDB इंस्टॉल। ओके, तो यहाँ पर ये जो पहली वेबसाइट आ रही है इसमें हम लोग जाएंगे। अब इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें नीचे स्क्रॉल करना है। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास एक इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है, डॉक्यूमेंट डज नॉट सपोर्ट 32-bit 86 प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें अपना सिंपली ये जो वर्जन है वो हमें चेंज करना है। तो यहाँ पर मैंने 6.0 कर दिया। अब 6.0 करने पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ गया इंस्टॉल करने का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इस सिस्टम की बात करें तो ये सिस्टम हमारा विंडोज है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर इस लिंक पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है और उसके बाद यहाँ पर हम लोग अपना MongoDB डाउनलोड सेंटर क्लिक कर देंगे। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फिर से स्क्रॉल करना है। देन यहाँ पर हम लोग अपना सेलेक्ट पैकेज पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, देन इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग यहाँ पर अपना पैकेज सेलेक्ट करेंगे। पैकेज आपको ध्यान देना कि ये हमारा MSI में ही हो। ओके, देन सिंपली हम लोग यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा डाउनलोडिंग MongoDB शुरू हो गया है। A few moments later. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर MongoDB इंस्टॉल हो गया है। अब सिंपली हम लोग इस पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है, देन यहाँ पर इस पे टिक करना है, फिर नेक्स्ट। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर ये Mongo शेल को भी इंस्टॉल करना होगा। Mongo शेल की बात करें तो इसके बेसिस में यहाँ पर हम लोग अपना लोकल MongoDB सर्वर से कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसको भी यहाँ पर हम लोग इंस्टॉल करेंगे। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर अपना डाउनलोड नाउ पे क्लिक कर देंगे। ओके, डाउनलोड नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इसको भी इंस्टॉल करना होगा। यहाँ पर सिंपली हम लोग यहाँ पर अपना इसको MSI के फॉर्म में इंस्टॉल करेंगे। जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा Mongo शेल भी इंस्टॉल हो रहा है। तो यहाँ पर ये हमारा Mongo शेल भी इंस्टॉल हो गया है।
अब सिंपली हमें नेक्स्ट करना है, देन नेक्स्ट, देन इंस्टॉल। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा MongoDB शेल सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया है। अब सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें अपना MongoDB को इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पर आपको कस्टम के बजाय आपको यहाँ पर कंप्लीट पे क्लिक करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके नीचे भी लिखा है ऑल प्रोग्राम फीचर्स विल बी इंस्टॉल्ड, रिक्वायर्स द मोस्ट डिस्क स्पेस। ओके, तो यहाँ पर हम लोग अपना कंप्लीट पे क्लिक कर देंगे। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर हमारा इंस्टॉल MongoDB एज अ सर्विस पे टिक हो, क्योंकि यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जब हम लोग अपना सिस्टम को ओपन करते हैं तो हमारे यहाँ पर MongoDB एज अ सर्विस हमारा स्टार्ट हो जाता है, जिसके बीच में यहाँ पर हम लोग अपना कोई भी डेटा को ऐड और डिलीट कर सकते हैं अपना MongoDB में। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर हमें टिक करना नहीं भूलना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक कर देंगे, फिर से नेक्स्ट, देन फिर से इंस्टॉल। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा MongoDB इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा MongoDB कंपास भी इंस्टॉल हो रहा है। अब यहाँ पर ये MongoDB कंपास क्या होता है, ये बेसिकली हमारा एक सिंपली एक GUI होता है, जिसके बेसिस में यहाँ पर MongoDB में जो भी हम लोग डेटाबेस बना रहे हैं और डेटाबेस में जो भी कलेक्शंस बना रहे हैं वो हम लोग अपना इंटरैक्ट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर कलेक्शन में जो भी हम लोग को डेटा ऐड करना है, अपडेट करना है, वो सिंपली हम लोग यहाँ पर अपना MongoDB कंपास से हम लोग अपना ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, मतलब सिंपली ये एक ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे हम लोग यहाँ पर अपना MongoDB सर्विस को यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसको भी आपको यहाँ पर ये इंस्टॉल करना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पर MongoDB कंपास के बेसिस में हम लोग यहाँ पर अपना डेटा को सेव करेंगे। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा MongoDB कंपास इंस्टॉल हो गया है और साथ ही साथ हमारा यहाँ पर ये ओपन भी हो गया है। ओके, अब यहाँ पर हम लोग अपना MongoDB कंपास से ही हम लोग यहाँ पर अपना MongoDB की सर्विस यूज करेंगे और इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना डेटा को सेव करेंगे अपना MongoDB में। ठीक है, तो यहाँ पर जब आपका MongoDB कंपास ओपन होगा तब वेलकम स्क्रीन आपको ऐसे दिखेगी। मतलब यहाँ पर हमारा यहाँ पर एक कनेक्शन स्ट्रिंग होगा और साथ ही साथ हमारा यहाँ पर सेव एंड कनेक्ट का बटन होगा एंड देन यहाँ पर कनेक्ट का भी एक बटन होगा। ठीक है, तो कनेक्शन स्ट्रिंग की बात करें तो ये क्या करता है, ये हमारे यहाँ पर MongoDB क्लस्टर से कनेक्ट करता है। अब ये हमारा MongoDB क्लस्टर क्या हो गया, MongoDB क्लस्टर हमारा यहाँ पर जितनी भी डेटाबेस हम लोग क्रिएट करते हैं वो हमारे यहाँ पर एक क्लस्टर में स्टोर होता है। मतलब यहाँ पर आप एक हायरार्की देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले क्लस्टर आता है, क्लस्टर के बाद डेटाबेस आता है और डेटाबेस के बाद हमारे पास कलेक्शंस होते हैं। और कलेक्शंस की बात करें तो इसमें हम लोग यहाँ पर अपना मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स अपना स्टोर करते हैं। ओके, तो अगर आपको यहाँ पर लोकल MongoDB सर्वर से कनेक्ट करना है तो इसके लिए सिंपल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग अपना कनेक्ट के बटन पे प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर अगर आप कनेक्ट के बटन पे प्रेस करेंगे तो आपको ऐसे इंटरफेस दिखेगा। अगर आपको ऐसा इंटरफेस नहीं दिख रहा है, मतलब कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आप लोकल MongoDB सर्वर से कनेक्ट नहीं हुए हैं। और फिर अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम हुई है तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको विंडोज पे क्लिक करना है एंड देन आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है सर्विसेज करके। ओके, सर्विसेज क्लिक करने के बाद आपको ऐसा कोई डायलॉग दिखाएगा और इसमें आपको यहाँ पर MongoDB सर्वर को सर्च करना है। तो यहाँ पर हम लोग M में जाएंगे तो जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर ये रहा हमारा MongoDB सर्वर और अगर आपका यहाँ पर स्टेटस में रनिंग आ रहा है तो इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पर अपना MongoDB सर्विस को आसानी से यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर रनिंग नहीं आ रहा है तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा स्टार्ट का ऑप्शन डिसेबल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा ऑलरेडी स्टेटस रनिंग है। ठीक है, तो इतना करने से आपका यहाँ पर स्टेटस रनिंग आएगा और यहाँ पर आप MongoDB कंपास से आप अपना लोकल MongoDB सर्वर से कनेक्ट कर पाएंगे। ओके, तो सिंपली यहाँ पर हम लोग अपना क्लोज कर देंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा रनिंग आ रहा है। ओके, अब जैसे कि आप यहाँ पर लेफ्ट में देख पा रहे हैं, यहाँ पर डेटाबेसेस में कुछ डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएटेड है। अब ये डेटाबेस हम लोगों ने क्रिएट नहीं किया है क्योंकि अभी हम लोगों ने इंस्टॉल किया है। तो ये डेटाबेस हमारे आए कैसे, तो ये बेसिकली हमारे कुछ प्री मेड डेटाबेसेस होते हैं जो हमारा यहाँ पर MongoDB पहले से बना के देता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर लोकल डेटाबेस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा इस डेटाबेस में जितने भी कलेक्शंस हैं वो हमारे स्पेसिफाई हो रहे हैं। अब सिंपली हम लोग यहाँ पर अपना स्टार्टअप लॉग करके जो हमारा कलेक्शन उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये है हमारे डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो अगर यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट का आप फॉर्मेट देख पा रहे होंगे तो अभी मैंने जो आपको बताया था कि ये हमारा की वैल्यू पेयर में स्टोर कर रहा था, तो उसी फॉर्मेट में हमारा यहाँ पर ये डेटा स्पेसिफाइड है। ओके,
इसमें आप एक यहाँ पर की देख पा रहे होंगे /id। तो ये की बेसिकली क्या होता है, ये की हमारे यहाँ पर MongoDB पहले से बना के देता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जब भी आप यहाँ पर ये न्यू डेटा ऐड करेंगे तो MongoDB हमारा यहाँ पर डॉक्यूमेंट आईडी पहले से क्रिएट करके देगा। ओके, मतलब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट की आईडी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, MongoDB हमारा ऑटोमेटिकली आईडी क्रिएट करता है। ओके, और इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज ये है कि यहाँ पर हम लोग अपना आईडी की मदद से जो भी मुझे अपना डॉक्यूमेंट एक्सेस करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, वो मैं यहाँ पर इस आईडी की बेसिस में अपना ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता हूँ। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये हमारा /id कहाँ से आ रहा है। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग अपना न्यू डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर क्रिएट कैसे करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर लेफ्ट में देख सकते हैं कि डेटाबेसेस के बाद हमारे यहाँ पर एक प्लस का सिंबल है, तो सिंपली हम लोग इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको डेटाबेस का नेम स्पेसिफाई करना है, तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने अपना नेम स्पेसिफाई किया बुक स्टोर। ओके, इसके बाद जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा कलेक्शन नेम पूछ रहे हैं, तो इसकी बात करें तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जब आप डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं तो आपको एक स्पेसिफिक कलेक्शन तो यहाँ पर स्पेसिफाई करना होता है। तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई किया बुक्स कलेक्शन। ओके, देन सिंपली आपको यहाँ पर कुछ भी टिक नहीं करना है, आपको यहाँ पर क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक कर देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग अपना ऑटोमेटिकली बुक स्टोर डेटाबेस में पहुंच गए हैं और बुक स्टोर डेटाबेस में हमारा यहाँ पर ये बुक्स कलेक्शन ओपन हो गया है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं डेटाबेस में क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हमारा सिंपली एक ही कलेक्शन बना है बुक्स करके। अब यहाँ पर मैं जितना चाहूँ उतने कलेक्शन बना सकता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा एक बटन है क्रिएट कलेक्शन। ओके, तो इसके बेसिस में यहाँ पर मैं मल्टीपल कलेक्शन बना सकता हूँ। तो सिंपली अभी के लिए हम लोग यहाँ पर अपने बुक्स कलेक्शन में जाएंगे और इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग अपना मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स ऐड करने के लिए हम लोग सिंपली ऐड डेटा बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है इंसर्ट डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर अगर हम लोग इंसर्ट डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि MongoDB यहाँ पर पहले से कुछ चीजें बना के रखता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग अपना जो भी चीजें जो हमारा रिक्वायरमेंट नहीं है वो हम लोग हटा सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर मैं अपना आईडी हटा रहा हूँ। आईडी में इसलिए हटा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर डेटा स्पेसिफाई करने के बाद जब मैं इंसर्ट बटन पे प्रेस करूंगा तो यहाँ पर MongoDB फिर से ऑटोमेटिकली मेरा एक आईडी की बनाएगा और उसके साथ उसकी वैल्यू भी स्पेसिफाई कर देगा। ठीक है, तो सिंपली हम लोग यहाँ पर अपना कर्ली ब्रेसेस में हम लोग डेटा स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि अगर आपको जेसन ऑब्जेक्ट पता होगा तो सिंपली हम लोग यहाँ पर सबसे पहले अपना की स्पेसिफाई करेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने अपना टाइटल की लिखा और इसके बाद मैंने अपना टाइटल स्पेसिफाई कर दिया, जिसके मान लीजिए मैंने अपना स्पेसिफाई किया वॉर एंड पीस। ओके, देन इसके बाद मान लीजिए मैंने अपना स्पेसिफाई किया पेजेस करके और यहाँ पर मैंने अपना पेजेस स्पेसिफाई कर दिया, मान लीजिए 400 है। इसके बाद प्राइस स्पेसिफाई किया, प्राइस भी मान लीजिए ये हमारा इंटीजर टाइप का है और इसमें मैंने लिया 110। ओके, देन यहाँ पर मुझे ऑथर स्पेसिफाई करना है, तो ऑथर के लिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक एम्प्टी एरे अपना स्पेसिफाई कर दिया है। तो यहाँ पर डेटा स्पेसिफाई करने के बाद सिंपली हम लोग यहाँ पर इंसर्ट बटन पे प्रेस कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा एक न्यू डॉक्यूमेंट बन गया है और हमारा यहाँ पर ये आईडी ऑटोमेटिकली MongoDB ने जनरेट करके स्पेसिफाई कर दी है। ठीक है, अब इस आईडी के बेसिस में यहाँ पर मैं अपना पूरा डॉक्यूमेंट को इजिली एक्सेस कर सकता हूँ। ओके, अब यहाँ पर आपको अगर मल्टीपल डॉक्यूमेंट अपना स्टोर कराना है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग अपना ऐड डेटा पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट डॉक्यूमेंट, और इसके बाद अगर आपको यहाँ पर मल्टीपल डॉक्यूमेंट अपना स्पेसिफाई करना है तो इसके लिए यहाँ पर मैं एरे का यूज करूंगा। मतलब यहाँ पर मैंने अपना स्टार्टिंग स्क्वायर ब्रैकेट स्पेसिफाई किया और क्लोजिंग में अपना यहाँ पर ये लास्ट में स्पेसिफाई करूंगा। ओके, और इस एरे की बात करें तो यहाँ पर हम लोग अपना मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीपल ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई करने के लिए मैंने अपना कॉमा दिया, देन यहाँ पर मैंने एक और कर्ली ब्रेस दिया और उसके बाद यहाँ पर इस कर्ली ब्रेस में हम लोग यहाँ पर अपना डेटा स्पेसिफाई करेंगे। तो ऐसे करके हम लोग अपना जितने चाहें उतने डॉक्यूमेंट्स हम लोग यहाँ पर एक एरे के बेसिस में हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा दो डॉक्यूमेंट्स क्रिएट हो गया एक ही साथ। ओके, अब यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर जो मेरा सेकंड डॉक्यूमेंट है इसको मुझे कुछ अपडेट करना है। तो अपडेट के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग सिंपली इस डॉक्यूमेंट पे होवर करेंगे और होवर करने के बाद आप लेफ्ट में देख सकते हैं कि हमारा एक पेन का सिंबल आया है। तो सिंपली हम लोग इस पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे जो भी वैल्यू चेंज करनी है वो मैं अपना इजीली चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, चेंज करने के बाद मैं अपना अगर यहाँ पर अपडेट के बटन पे प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा सिंपली टाइटल हमारा चेंज हो गया है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा MongoDB कंपास से हम लोग अपना कैसे बहुत आसानी से हम लोग अपना MongoDB से इंटरैक्ट कर सकते हैं। ओके,
अब यहाँ पर अगर मान लीजिए अगर मुझे अपना कोई डॉक्यूमेंट डिलीट करना है, तो डिलीट के लिए आप जैसे कि देख सकते हैं कि लास्ट में हमारे यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, तो सिंपली हम लोग क्लिक करेंगे और सिंपली आपको यहाँ पर डिलीट के बटन पे प्रेस कर देना है। ओके, तो जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा वो जो डॉक्यूमेंट था वो डॉक्यूमेंट हमारा डिलीट हो चुका है। ओके, तो आई होप आपको प्रॉपर्ली समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग अपना MongoDB कंपास से कोई भी हम लोग अपना न्यू डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हम लोग अपना कलेक्शंस कैसे बनाते हैं, और कलेक्शंस के बाद अगर मुझे अपना कोई भी डॉक्यूमेंट अपना सेव करना है तो वो हम लोग अपना कैसे सेव करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अगर मुझे यहाँ पर अपना बैकएंड से MongoDB एक्सेस करना है, मतलब यहाँ पर हम लोग को बैकएंड से डेटा ऐड करना है, डेटा रिट्रीव करना है, तो वो हम लोग अपना बैकएंड से कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बैकएंड की बात करूँ तो यहाँ पर मैं अपना Node.js का यूज करूंगा। तो पिछली वीडियो हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर Node.js और बैकएंड के बारे में बता के रखा है, तो अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले आप अगर वाली वीडियो देख लेंगे तो आपको यहाँ पर Node.js भी समझ में आएगा और साथ ही साथ हम लोग कैसे अपना MongoDB को कनेक्ट कर रहे हैं वो भी आपको इजिली समझ में आ जाएगा। ओके, तो सिंपली अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अपना मूव करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग अपना विजुअल स्टूडियो कोड में पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो हम लोगों ने प्रीवियस प्रोजेक्ट जो बनाया था उसी को हम लोग यहाँ पर ओपन करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने यहाँ पर अपना mypr करके एक फोल्डर बनाया था और उसमें यहाँ पर हम लोगों ने index.js में प्रॉपर्ली बताया था कि इसमें हम लोग अपना यहाँ पर Node.js को कैसे यूज करते हैं। ओके, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि अगर मुझे यहाँ पर अपना MongoDB डेटाबेस अपना Node.js में यूज करना है तो हम लोग कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर अपना Mongoose का यूज करते हैं। अब ये हमारा Mongoose क्या होता है, Mongoose सिंपली हमारा यहाँ पर Node.js बेस्ड एक ODM लाइब्रेरी होती है जिसको हम लोग अपना MongoDB के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पर ये ODM क्या होता है, ODM का यहाँ पर अगर फुल फॉर्म बताऊं तो ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट डेटा मॉडलिंग। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम सिंपली ये होता है कि अगर मुझे यहाँ पर अपना बैकएंड को डेटाबेस से कनेक्ट करना है तो यहाँ पर हम लोग अपना ODM लाइब्रेरी का यूज करते हैं। ओके, और उसके साथ ही साथ अगर मुझे अपना डेटाबेस में CRUD परफॉर्म करना है, CRUD का मतलब क्या होता है, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट, तो यहाँ पर अगर मुझे सारे ऑपरेशंस अपना डेटाबेस में परफॉर्म करना है तो यहाँ पर इसके लिए हम लोग अपना ODM लाइब्रेरी का यूज करते हैं। और यहाँ पर अगर ODM लाइब्रेरी की बात करें तो यहाँ पर हम लोग अपना Mongoose का यूज करते हैं अपना MongoDB डेटाबेस के लिए। ओके, वैसे तो ODM लाइब्रेरी हमारी काफी होती है, जैसे कि हमारा एक MongoDB करके ही हमारा एक लाइब्रेरी होता है, लेकिन यहाँ पर अगर फीचर्स और साथ ही साथ फंक्शंस की बात करें तो यहाँ पर सबसे बेस्ट जो हमारा ODM लाइब्रेरी आता है वो हमारे यहाँ पर Mongoose आता है। ओके, इसमें अगर Mongoose के बारे और बात करें तो इसमें बेसिकली हमारा कुछ मॉडल स्कीमा होते हैं और साथ ही साथ कुछ फंक्शंस होते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पर अपना डेटाबेस में अपना कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये स्कीमा मॉडल क्या है। स्कीमा मॉडल हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं कि ये सारी चीज हमारी क्या है। ओके, अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग अपना गूगल में देखते हैं कि हमारा Mongoose के बारे कैसे आ रहा है और Mongoose को हम लोग अपना Node.js में कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर अपने क्रोम में जाएंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग अपने क्रोम में पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग सिंपली लिखेंगे Mongoose npm। ओके, अब यहाँ पर ये जो पहली वेबसाइट आ रही है npm.js की, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा Mongoose के बारे चीजें गिवन है। तो अब हम लोग यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे इंस्टॉलेशन हेडिंग में अगर मुझे यहाँ पर अपना Node.js में Mongoose को इंस्टॉल करना है तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग अपना npm का मदद लेते हैं। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हम लोग अपना और सारे पैकेजेस जैसे एक्सप्रेस नोडमोन कैसे कर रहे थे इंस्टॉल, वैसे ही हम लोग सेम टू सेम यहाँ पर अपना Mongoose को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, देन इसके बाद यहाँ पर हमारा इंपोर्टिंग के लिए बताया इंपोर्ट, जैसे कि हमारा प्रीवियस वीडियो में भी हम लोगों ने बात किया था कि यहाँ पर इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग अपना रिक्वायर लिखते हैं और रिक्वायर के बाद यहाँ पर जो हमारा पैकेज होता है वो हम लोग अपना स्पेसिफाई कर देते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट अगर यहाँ पर आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो लाइन लिखी है इसकी मदद से ही हम लोग यहाँ पर अपना MongoDB से कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि क्या लिखा है, यहाँ पर हम लोग अपना सिंपली Mongoose लिखेंगे और डॉट कनेक्ट। ठीक है, इसके बाद जैसे कि आप यहाँ पर इस सिंगल कोट में देख सकते हैं ये बेसिकली हमारा यहाँ पर एक कनेक्शन स्ट्रिंग होता है। यहाँ पर मैं सिंपली थोड़ा जूम कर दे रहा ताकि आप क्लियरली देख सकें। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले Mongoose.connect लिखा, उसके बाद सिंगल कोड में हम लोगों ने यहाँ पर अपना कनेक्शन स्ट्रिंग स्पेसिफाई कर दिया है। ओके, एंड देन यहाँ पर क्या किया है कि जैसे कि आप यहाँ पर /test करके देख सकते हैं ये बेसिकली हमारा डेटाबेस का नेम है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं MongoDB कंपास में जाऊँ
तो यहाँ पर जो हम लोगों ने अभी बुक स्टोर डेटाबेस बनाया था, वैसे ही सेम टू सेम हम लोग यहाँ पर अपना कनेक्शन स्ट्रिंग में स्पेसिफाई करेंगे, मतलब स्लैश के बाद हम लोग लिख देंगे अपना बुक स्टोर। ओके, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर अपना डॉट देन फंक्शन यूज किया है। डॉट देन फंक्शन का काम क्या होता है कि यहाँ पर अगर mongoose डॉट कनेक्ट की बात करें तो यहाँ पर हमारा सिंपली अगर कनेक्ट हो जाएगा तो कनेक्ट होने के बाद हमारा देन फंक्शन में जाएगा, अगर कनेक्ट नहीं होगा तो हमारा यहाँ पर एक डॉट कैच फंक्शन एक और बनाएंगे। ओके, डॉट कैच फंक्शन में क्या होता है कि इसमें हम लोग अपना एरर फंक्शन को स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर डॉट देन डॉट कैच की बात करें तो ये बेसिकली हम लोग यहाँ पर अपना एसिंग अवेट के साथ यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट लिखा है, ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर एसिंग अवेट के फॉर्म में डेटा रिटर्न करेगा। ओके, अगर आपको यहाँ पर एसिंग अवेट के बारे में नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं इसके रिलेटेड आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग अपना इस लाइन के बेसिस में हम लोग अपना MongoDB से कनेक्ट होते हैं। ओके, देन यहाँ पर अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर जैसे कि अभी हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे, इसके बाद क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने अपना स्कीमा बनाया है। अब स्कीमा कैसे बनाया, यहाँ पर आप इसका फॉर्मेट देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली स्कीमा हमारा mongoose में होता क्या है, तो स्कीमा समझने के लिए यहाँ पर मैं आपको MongoDB कंपास में ले जाऊंगा। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पर MongoDB कंपास में देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट में देखेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर ये फील्ड है, फील्ड की रिलेटेड वैल्यू है। ओके, और यहाँ पर हर एक फील्ड में अलग अलग टाइप की वैल्यू है। जैसे यहाँ पर अगर टाइटल की बात करें तो टाइटल में हमारा स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, पेजेस की बात करें तो पेजेस में इंट है, और ऐसे करते करते हमारा यहाँ पर जितने भी फील्ड्स हैं उसमें हम लोगों ने वैल्यू स्पेसिफाई की है। ठीक है, तो यहाँ पर स्कीमा का काम क्या होता है, स्कीमा में हम लोग अपना डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर स्पेसिफाई करते हैं। जैसे ही हम लोग यहाँ पर अपना फील्ड स्पेसिफाई करते हैं और उसके बाद फील्ड के साथ हम लोग अपना टाइप भी स्पेसिफाई करते हैं। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर ऑथर टाइटल बॉडी करके जो यहाँ पर स्पेसिफाई है वो हमारा यहाँ पर फील्ड्स है। ओके, और इन फील्ड्स में जो हमारी वैल्यू स्टोर है उसका टाइप हम लोगों ने स्पेसिफाई कर दिया है। जैसे अगर टाइटल की बात करें तो टाइटल में हमारा यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप की डेटा स्टोर करेगा ये फील्ड। ओके, उसके बाद अगर ऑथर की बात करें तो ऑथर हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट आईडी टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अपना डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर के बेसिस में हम लोग अपना स्कीमा क्रिएट करते हैं। अब स्कीमा क्रिएट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आप जैसे नीचे सॉल्व करेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा डिफरेंट टाइप से स्कीमा बनाया गया है। ओके, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर अपना मॉडल क्रिएट करते हैं। अब मॉडल कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ पर जैसे कि आप इसका सिंटैक्स देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग अपना mongoose.model लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर अपना मॉडल नेम स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, अब मॉडल नेम आपको ध्यान देना है कि जिस नाम से आपने कलेक्शन है उसी नाम से यहाँ पर आप मॉडल नेम स्पेसिफाई करें। जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर बुक स्टोर में हम लोगों ने बुक्स कलेक्शन बनाया है, तो यहाँ पर जो हम लोग मॉडल नेम लेंगे वो हम लोग यहाँ पर बुक्स लेंगे। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने एक मॉडल क्रिएट किया है। सिंपली यहाँ पर mongoose.model लिखा है, उसके बाद यहाँ पर मॉडल का नेम स्पेसिफाई किया है टिकट। ओके, और उसके बाद यहाँ पर जो हम लोग स्कीमा बनाते हैं वो हम लोग यहाँ पर अपना स्पेसिफाई करते हैं। इसका मतलब क्या आ रहा है कि यहाँ पर हम लोग अपना मॉडल अपना स्कीमा की मदद से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको स्कीमा क्रिएट करना है, उसके बाद आप यहाँ पर मॉडल क्रिएट करेंगे। मॉडल की मदद से यहाँ पर जो कलेक्शन में जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें जो हमारा डेटा है उस डेटा में हम लोग अपना कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ये सारे ऑपरेशन हम लोग अपना डेटा में मॉडल के थ्रू इजिली परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि यहाँ पर हमारा स्कीमा और मॉडल क्या होता है mongoose में। अब इसके बाद अगर आप नीचे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग अपना डिफरेंट जो हमारे mongoose के फंक्शंस होते हैं वो हम लोगों ने स्पेसिफाई किया है। ठीक है, और यहाँ पर अगर मुझे फंक्शन यूज करना है तो इसके लिए यहाँ पर मैं अपना मॉडल का यूज करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं ये बेसिकली यहाँ पर अगर मुझे अपना कोई भी डेटा अपना MongoDB में सेव करना है तो इसके लिए हम लोग को ये सारी चीजें लिखनी होती है। ठीक है, देन यहाँ पर अगर मुझे अपना कलेक्शन से कोई भी डेटा अपना फेच कराना है तो इसलिए यहाँ पर हम लोग अपना मॉडल का नेम स्पेसिफाई करते हैं और उसके बाद हम लोग अपना फाइंड फंक्शन स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, देन ऐसे ही हमारा यहाँ पर फाइंड वन फंक्शन होता है, फाइंड बाय आईडी एंड देन अपडेट फंक्शन। ठीक है, ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि mongoose क्या होता है और mongoose को हम लोग अपना Node.js में कैसे यूज करते हैं। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर अपना ये प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखेंगे कि अगर मुझे अपना यहाँ पर Node.js में यूज करना है तो हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग अपना सिंपली सबसे पहले mongoose को इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल करने के लिए हम लोग यहाँ पर ये लाइन का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग अपना यहाँ पर फिर से VS कोड में जाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम लोग अपने VS कोड में पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग अपना एक न्यू टर्मिनल क्रिएट करेंगे।
तो जैसे कि देख सकते हैं कि हमारा टर्मिनल ओपन हो गया है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस लाइन को कॉपी कर देंगे एंड देन यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देंगे, ठीक है। देन एंटर प्रेस कर दिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा ये पैकेज इंस्टॉल हो गया है। चेक करने के लिए हम लोग अपना पैकेज.json में जाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा पैकेज में mongoose यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, ओके। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर हमें अपना Node.js में इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पर ये लाइन को मैं कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद मैं अपना सिंपली इसको पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्या करना है, नेक्स्ट हमें सिंपली यहाँ पर अपना MongoDB को कनेक्ट करना है, ठीक है। तो MongoDB को कनेक्ट करने के लिए हम लोग ये लाइन को यहीं से कॉपी करेंगे और VS कोड में सिंपली हम लोग इसको कर देंगे पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग अपना कैच फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो कैच फंक्शन बनाने के लिए मैं लिखूंगा डॉट कैच। इसके बाद हमारा यहाँ पर एक एनोमलस फंक्शन आएगा और इस फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर हम लोग अपना पास कर देंगे ERR मतलब एरर, ओके। अब इसके बाद हम लोग इस फंक्शन में क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग अपना console.log यूज करेंगे और console.log लिखने के बाद यहाँ पर जो हम लोगों ने ERR पास किया है वही हम लोग यहाँ पर पास कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग अपना process.exit यूज करेंगे और सिंपली हम लोग 1 पास कर देंगे। process.exit की बात करें तो इसके बेसिस में यहाँ पर जो फंक्शन है इससे ये एग्जिट हो जाएगा, ओके। तो सिंपली हम लोगों ने यहाँ पर अपना MongoDB में कनेक्ट भी हो गए हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि जैसे कि अगर मैं MongoDB कंपास में जाऊँगा तो यहाँ पर जो हम लोगों ने डेटाबेस बनाया है ये डेटाबेस हम लोग अपना स्पेसिफाई करेंगे। तो यहाँ पर जो टेस्ट है इसको हटा के हम लोग कर दे रहे हैं यहाँ पर बुक स्टोर। इतना करने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हम लोग ना फिर से क्रोम में जाएंगे। अब यहाँ पर अगर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें स्कीमा क्रिएट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर स्कीमा यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे कि आप ये स्कीमा देख सकते हैं इसमें सिंपली लिखा है mongoose.schema, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अपना ये वेरिएबल नहीं क्रिएट करेंगे, यहाँ पर सिंपली न्यू के बाद हम लोग लिख देंगे mongoose.schema, ओके। तो यहाँ पर मैं अपना VS कोड में गया, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जहाँ पर ये स्कीमा लिखा है इसमें लिख दूंगा यहाँ पर mongoose.schema, ओके। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें अपना डॉक्यूमेंट के बेसिस में यहाँ पर स्ट्रक्चर स्पेसिफाई करना है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर मैं फिर से अपना MongoDB कंपास में जाऊँगा। अब यहाँ पर हमारा जैसे कि देख सकते हैं कि हमारा टाइटल है, पेजेस है, प्राइस है, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग अपना टाइटल स्पेसिफाई करेंगे, उसके बाद यहाँ पर पेजेस है, उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारे यहाँ पर ऑथर है, ठीक है। टाइटल की बात करें तो टाइटल हमारा स्ट्रिंग टाइप का है तो यहाँ पर स्ट्रिंग स्पेसिफाई करेंगे और उसके बाद अगर पेजेस की बात करें तो पेजेस हमारा इंटीजर टाइप है तो यहाँ पर हम लोग अपना नंबर लिखेंगे, ठीक है, नंबर टाइप। देन ऑथर की बात करें तो ऑथर हमारा एरे टाइप का है तो यहाँ पर सिंपली लिख देंगे एरे, ठीक है। इतना करने के बाद हमारे यहाँ पर स्कीमा क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पर इसके नाम की बात करें तो नाम हम लोग अपने इसमें स्पेसिफाई कर देंगे बुक स्कीमा, ओके। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग अपना फिर से क्रोम में जाएंगे। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट क्या करना था, इसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग अपना मॉडल क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो मॉडल क्रिएट करने के लिए हम लोग इसको फिर से कॉपी करेंगे, देन यहाँ पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग अपना मॉडल नेम स्पेसिफाई कर देंगे। तो मान लीजिए मैंने अपना मॉडल का नाम लिया बुक मॉडल, ओके। यही नेम हम लोग यहाँ पर अपना इस वेरिएबल में भी स्पेसिफाई कर देंगे, ठीक है। स्कीमा की बात करें तो यहाँ पर हमारा बुक स्कीमा होगा तो सिंपली कॉपी किया और यहाँ पर हम लोगों ने पेस्ट कर दिया, ओके। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज गलत कर दिया है, क्या कर दिया है कि यहाँ पर जो मॉडल का नेम होगा वो हमारे यहाँ पर कलेक्शन के नेम से मैच करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि कलेक्शन हमारा बुक्स है तो यहाँ पर हम लोग स्पेसिफाई करेंगे बुक्स, ओके। अब इतना करने के बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग अपना सिंपली इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं अपना एक नया राउट क्रिएट करूंगा, ये राउट का नाम है हमारा पोस्ट, ओके। तो इस राउट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग अपना कलेक्शन में जितना हमारा डेटा है वो डेटा को फैच करा के हम लोग अपना इस राउट में डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर मैं MongoDB कंपास में जाऊँ तो यहाँ पर हमारा बुक्स कलेक्शन में जितना भी हमारा डेटा है ये डेटा हम लोग अपना यहाँ पर जो हम लोग ने पोस्ट राउट बनाई है उसमें यहाँ पर हम लोग अपना फैच करा के डिस्प्ले कराएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग अपना फिर से क्रोम जाएंगे। क्रोम में जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो फंक्शन लिखा है फाइंड फंक्शन, इसके बेसिस में मैं अपना कलेक्शन में जितने भी डेटा है वो मैं अपना फैच करा के अपना एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो फंक्शन है इस फंक्शन में हमारा अवेट लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एसिंग अवेट का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें फंक्शन के आगे अपना
ए स्ट्रिंग स्पेसिफाई करना होगा, ठीक है। देन इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग अपना एक वेरिएबल बनाएंगे डेटा, और यहाँ पर लिखेंगे अवेट। इसके बाद हम लोग अपना मॉडल का यूज करेंगे, मतलब बुक्स लिखेंगे बुक्स डॉट फाइंड, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पर मुझे पूरा डेटा मिल जाएगा। अब चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे कि अगर यहाँ पर डेटा में हमारा डेटा मिला है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली कर देंगे res.json और सिंपली हम लोग अपना यहाँ पर डेटा पास कर देंगे, ओके। और अगर यहाँ पर डेटा मुझे नहीं मिला है तो res.json हम लोग अपना फिर से लिखेंगे और इसमें पास कर देंगे हम लोग यहाँ पर अपना एरर, ठीक है। यहाँ पर ये जो हम लोग res.render नीचे कर रहे हैं वो हम लोग यहाँ पर हटा देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग अपना टर्मिनल में जाएंगे और सिंपली लिख देंगे nodemon index.js। तो जैसे कि आप यहाँ पर टर्मिनल में देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हमारा यहाँ पर पोर्ट 2000 में चल रहा है, ओके। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर अपना MongoDB में भी कनेक्ट हो गए हैं, तभी यहाँ पर हमारा जो console.log में जो कनेक्टेड लिखा था वो हमारे यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, ओके। तो सिंपली अब हम लोग यहाँ पर अपने क्रोम में जाएंगे, फिर से एक यहाँ पर हम लोग अपना न्यू टैब क्रिएट करेंगे Ctrl+T से, और इसमें हम लोग लिख देंगे localhost 2000, ओके। तो जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी पूरी वेबसाइट चल रही है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर localhost 2000 के बाद हम लोग अपना जो राउट है पोस्ट वो हम लोग स्पेसिफाई कर देंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे कलेक्शन में जितना भी डेटा था वो हमारा JSON की फॉर्मेट में यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, ओके। तो आई होप आपको यहाँ पर प्रॉपर्ली समझ में आया कि हमारे यहाँ पर MongoDB क्या होता है और MongoDB को हम लोग अपना सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करते हैं, ओके। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अगर मुझे यहाँ पर MongoDB कंपास में अपना डेटाबेस को डेटा स्टोर करना है तो वो हम लोग कैसे करेंगे। एंड देन लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि अगर मुझे यहाँ पर अपना MongoDB डेटाबेस अपना नोड में यूज करना है तो वो हम लोग अपना कैसे यूज करेंगे, ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज की टाटा, बाय बाय।